बाबा रामदेव ने जब से आबादी का मसला उठाया है, पॉपुलेशन का मसला उठाया, उन्होंने ये कहा है कि तीसरा जो बच्चा हो उसको वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। पिछले तमाम ये इतिहास एक तरह से सामने लाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि देखिए वजीर आजम के लिए कहा गया कि वो तो तीसरी औलाद है। इस तरह की तमाम तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन इन सबसे परे हम रियल इशू पे बात करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि वाकई में ये इशू अब इतना बड़ा हो गया है या पहले से इतना बड़ा है कि इस पर बहुत पहले कोई कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। 1977 से लेकर और अब 2019 है। 1977 में संजय गांधी ने इस मसले को जिस तरह से उठाया था, नसबंदी की जिस तरह से बात कही थी, उसके बाद हम दो हमारे दो का नारा दिया गया था, लेकिन लगा नहीं कि उसके बाद से इस पर वाकई में कोई असर होता हुआ नजर आया है। माधवी जी मेरे साथ मौजूद हैं। माधवी जी मुझे बताइए कि हम ये भी देखते हैं कि एक तरह से इसको रियल इशू की तरह ना उठा के बल्कि मजहब में बांटने की कोशिश ज्यादा की जाती है। हमने ये भी देखा कि आप ही की पार्टी के मंत्री उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, आगे आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, हिंदू कम हो जाएंगे, इसलिए 4 किसी ने कहा 10 बच्चे हिंदू जो है वो पैदा करें। तो इतनी सीरियस इशू को जो वाकई में हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा रहमत नहीं बल्कि जहमत बनता जा रहा है, इस तरह के बयान क्या वाकई में इसको एक नॉन सीरियस इशू की तरह नहीं पेश करते हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल मैंने शुरू में ही जब डिबेट शुरू हुई तभी मैंने कहा कि इस तरीके के जो बयान है वो नहीं होने चाहिए। उन्होंने जो दिए बयान वो उनके व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन भाजपा इसको कभी भी नहीं लेकर चलेगी आगे कि इस तरीके के बयान की 4 हम पैदा करें। तो कंपटीशन नहीं हो रहा है, किसी तरीके की प्रतिस्पर्धा नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है कि इसको मजहबी और राजनीतिक रंग से दूर रखा जाए, क्योंकि ये विषय बिल्कुल ही अलग है, उलट है बाकी सब विषयों से। तो इसमें राजनीतिक रंग कौन देने की कोशिश करता है? अगर बात करें तो जैसे 1977 में जिस तरीके से मुहिम चलाई गई थी और उसके बाद इस विषय को एकदम ठंडे बक्से में डाल दिया गया, उसके बाद इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने सोचा भी नहीं, इस विषय को उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके पीछे कारण यही था कि उस समय जब इस मुहिम को चलाया गया और थोड़ी मजबूती के साथ चलाया गया, क्योंकि उनको पता होगा कि बहुत साधारण तरीके से चलाने से ये चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस बुरी तरीके से सरकार गिरी और धराशायी हो गई, उसका जो परिणाम आया तो ये लोगों के मन में, जहन में एक भय बैठ गया कि अगर हमने इस विषय को फिर से छुआ, ये ज्वलंत मुद्दा है, इसको अगर हमने छुआ तो जरूर से फिर ये आगे पब्लिक जो है रुष्ट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ समस्या क्या थी कि उस समय जब ये इस मुद्दे को उठाया, अगर उस समय इस पर पूरी तरीके से संज्ञान लिया जाता और इसको मजबूती से आगे चलाया जाता और इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी जो धर्मशाही लोग हैं वो लोग भी अगर इसमें सपोर्ट करते तो आज हमारे देश का स्वरूप कुछ और होता। लेकिन क्योंकि जब इसको एकदम राजनीतिक मुद्दे के साथ जोड़ दिया गया, इसको एकदम धार्मिक मुद्दे के साथ जोड़ दिया गया, उस समय की जो शिक्षा थी और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। मुझे नहीं लगता कि इस मुहिम को अगर मजबूती से चलाया जाएगा तो आज कितने लोग आएंगे जो इस चीज का विरोध करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी हुकूमत तो जानी जाती है कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए, आप लगातार इस तरह के दावे आप करते हैं। तो मुझे बताइए कि 5 साल आपकी हुकूमत रही, इस मसले को क्यों नहीं उठाया गया? 130 से 135 करोड़ हम हो गए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास में इस विषय को इस प्रश्न को करने के लिए बहुत ज्यादा पावर है। तो आप लोग क्योंकि मीडिया के लोग हैं, आप इस विषय को जाके पूछें, लेकिन जनता में कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से ये आवाज उठ रही है समाज सेवी के रूप में के अंदर, और जो लोग आने वाले स्थिति को समझ रहे हैं कि अब ये जरूरी है। अगर इस विषय को लोग बहुत सीरियसली लेना चाहेंगे तो क्यों नहीं भाजपा इस पे संज्ञान लेंगी? क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि आप खुद भी ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप समाज सुधार की बात करते हैं, आप ये देखते हैं कि कोई भी अगर आपकी तरफ से भी कोई पॉलिसी, सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी अगर इंट्रोड्यूस की जाती है तो आप ये देखें कि उसको लेकर कितने लोग हैं सामने। देखिए, मैं इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पे कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि जनसंख्या को लेकर लोगों में संजीदगी है, हमारी पार्टी के अंदर भी संजीदगी है। और अगर ये विषय बिल्कुल अगर लोगों को लगेगा कि हाँ, इसका स्वागत करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लोग अब अंदरूनी तौर पे तैयार हैं, अंडर करंट चल रहा है, लेकिन लोगों के सामने इसको मजबूती के साथ रखने की आवश्यकता है। अब आप देखिए कि हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, तो ये एक जरूरी विषय को समझना पड़ेगा कि बाकी लोगों को भी कि ये मुद्दा किसी भाजपा का ना हो, ये मुद्दा किसी पार्टी का ना हो, ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का ना हो, ये मुद्दा देश का हो, ये मुद्दा जनसाधारण लोगों का हो। तो इस लोगों को केवल भाजपा को ही संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है, भाजपा के साथ में पूरे देश में जो भी और लोग हैं वो इसके साथ में अगर खड़े होते हैं इस मुहिम के साथ में, तो आने वाले समय में इसका सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं जैसे कि अगर 1977 की बात करते हैं, एक बड़ी
बड़ी स्थिति वहां पे पैदा हुई थी कि लोगों ने सरकारी गिरा दी थी, क्योंकि उन लोगों को पूरी तरीके से माइंड डाइवर्ट कर दिया गया था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, मैं ये इस विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि इस समय में अगर इस तरीके की कोई मुहिम चलाई जाती है और बहुत मजबूत तरीके से चलाई जाती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जो है उसका सहर्ष रूप से स्वागत करेंगे और उसमें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे अपना। ठीक है, अब्दुल हमीद नुमानी साहब, हमने देखा है लगातार जब इस तरह के मसले उठाए जाते हैं तो ये गलत फहमी जो है एक समाज में, एक तबके में, मुसलमानों में खास तौर पर ये फैलाई जाती है कि इस्लाम इसकी इजाजत देता ही नहीं है, फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज इस्लाम में है ही नहीं, और ये कहकर एक तरह से इन तमाम चीजों से बचा जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि आप जैसे जो उलेमा हैं या और जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस बारे में अवेयर कराने की जरूरत है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि एक चीज पर कितने लोगों का हक होगा ये भी तो देखने वाली बात है। देखिए, मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है, जो हदीस की किताबें हैं, सीरत की किताबें हैं, उसमें इन चीज़ों का खुद वर्णन है। बहुत से सहाबा ने इस पे अमल भी किया है रोकने के लिए जो है। और दूसरी बात यह है कि हदीस में ये बात कही गई है कि ऐसी औलाद जो है वो पैदा करो जिस पे जो है गर्व कर सको। तो ये जो ढेर लगा देते हो कूड़ा कबाड़ में, जो है कूड़ा कबाड़ चुनते फिरते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, खाना खर्च कुछ नहीं, तो उस पर गर्व कैसे करेगा। लेकिन ये कि ये कोई धार्मिक मामला है ही नहीं, ये जो है नेशनल इशू है और जो है राष्ट्रीय मामला है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी यहाँ हैं वो सब का मामला है। जब जो है वो कानून बनेगा, ये अथॉरिटी का काम है और ये सरकार का काम है। ये अगल बगल से जितने लोग बयान देते हैं, ये मुद्दा उठाते हैं, वो चूंकि संजय गांधी ने, इंदिरा गांधी, उन दोनों में एक जिद्दीपन था और डिक्टेटरशिप थी। उन्होंने दादागिरी दिखलाई। उन्होंने पहले नंबर पे ये क्यों नहीं किया कि जो आदमी 2 से ज्यादा बच्चे ये करेगा उसको जो है राशन कार्ड नहीं मिलेगा या जो है सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यहां से आप शुरुआत तो करें। देखिए, फिर दूसरी बात यह है कि समाज में जो है वो जागरूकता और बेदारी पैदा करने की जरूरत है कि आप जो है बच्चे जो है पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी है कि ये जो है बच्चे जो है वो कैसे आप पढ़ा लिखा पाएंगे, कपड़ा कहां से देंगे, खाना खर्च कहां से आएगा, और ये जो है वो क्या करेंगे। वो जो है जब आपकी आमदनी नहीं है तो आप जो है कहां से जो है वो खर्च करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो समाज स्तर पे जागरूकता पैदा करने की भी जरूरत है। लेकिन जहां तक नेशनल पॉलिसी का मामला है, ये अथॉरिटी का काम है। सरकार अगर जो है मिलजुल के तमाम पार्टियों के लोग जो है अगर ये करेंगे तभी ये जो है व्यवहारिक रूप से जो है हो पाएगा। वरना जो है बाबा रामदेव हो या जो है वो अति नरसिम्हा हो या जो है और कुछ लोग जो है जो मुहिम चला रहे हैं धर्म के नाम पे, फला फला के नाम पे, ये मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों में 28% जो है वो ज्यादा जो है गर्भ निरोधक जो है वो तरीके अपनाने के जो है बड़े हैं जी। और 2% जो है वो जन वृद्धि में जो है वो कमी आई है हिंदू के मुकाबले में। 35 जो है जिलों में हिंदुओं की आबादी जो है वो बढ़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार की रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है ये। तो ये सारी चीजें, इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना, या जो लोग सियासत करते हैं और ये कहते हैं कि जो है मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, हिंदू कम हो जाएंगे, तो क्या मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो वो भारत से बाहर है वो, या जो है आप जो है वो भारत से बाहर है। ये तो जो है इनके मुखर्जी ने 1903 में एक किताब लिखी, तो उसमें लिखा कि 100 साल के बाद जो है हिंदू खत्म हो जाएंगे। ये जो एक भय की जो राजनीति की जाती है और जो नफरत की राजनीति की जाती है, इसी से जो खतरनाक जो है माहौल बनता है। मैं कहता हूं कि अब ये बहस ही बेकार है कि नरेंद्र मोदी जो है कौन सी औलाद है, तीसरी है, चौथी है। मैं कहता हूं रविंद्रनाथ ठाकुर जो वो 14वीं औलाद थे, खुद जो है डॉक्टर हेडगेवार जो 5वीं औलाद है, गुरु गोलवालकर 4थी औलाद है। तो ये सब बहस करना बेकार है। आज की स्थिति जो क्या है, ये समय अनुसार जो है जो परिवर्तन होता है सामाजिक संदर्भ में, उसको देखना चाहिए। उस पर जो है एक जो है सकारात्मक बहस हो, और ये सभी के लिए है, ये सबको सोचना है। और ये कहना तो मैं समझता हूं हिमाकत है कि इतने बच्चे पैदा करो। ये तो आप कौन होते कहने वाले कि इतने बच्चे पैदा करो? ये तो माँ बाप का काम है, वो बच्चे को पढ़ाई लिखाएंगे, संभालेंगे, सब कुछ करेंगे। ये जो बाहर से जो थोपा जाता है इतने बच्चे पैदा करो, फला फला, ये तो हिमाकत है ये। ठीक है, अनमिश्रा साहब, क्या आपको नहीं लगता सीधे तौर पर इसका ताल्लुक जो है वो तालीम से है? हम ये देखते हैं कि जो तालीम याफ्ता लोग हैं, खासतौर पर जॉब्स में हैं, जो बड़े
शहरों में रहते हैं, हम ये देखते हैं कि वो शायद आप खुद प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को सही तालीम नहीं दे पाते हैं या आप उनकी सही से परवरिश नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतने ही बच्चे आप पैदा करें जिनकी आप सही से देखभाल कर सके। और मुझे लगता है कि तमाम मजहब भी ये कहते होंगे। तो क्या आपको लगता है इसका सीधे सीधे को रिलेशन जो है वो आपकी माशी हालत यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन और तालीम से भी है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय, मैंने पहले बोला ना, इसीलिए केवल दो कारण है, गरीबी और शिक्षा। आप ध्यान दें कि जब 75, 77 चर्चा न करें, क्योंकि वो चलिए एक स्थिति परिस्थिति थी, लेकिन जब उसके बाद भारत सरकार, किसी भी सरकार रही हो, प्लानिंग कमीशन के द्वारा हम दो हमारे दो का नारा दिया गया, और थोड़ा बहुत नहीं दिया गया, सरकार कोई भी सरकार रही हो, बड़े अच्छे से प्रभावी ढंग से इस पर उसने प्रयास किया, और प्रयास किया तो उसका रिजल्ट हमें मिला भी है। बुसरा जी, आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो पूरे ओवरऑल भारत की जनसंख्या वृद्धि जो एक टाइम 2 पॉइंट समथिंग करके बढ़ती चली जा रही थी, जो एक बहुत भयावह स्थिति की हम इतने बहुत कम समय अंतराल में चीन के आगे निकलते जा रहे हैं, तो उस पे हम 1.2 के नीचे आ चुके हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन स्थिति यहां यही समझने वाली बात है, जो आपने तालीम की बात कही, ये जो परिवर्तन आया ये हमारे शिक्षित लोगों में आया, उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों तक तो आया। जहां आप देखें लगभग आज की डेट में आप हर घर में देखें, अगर पिछले 15 साल 10 साल का जो एक परिवार का एक कुटुंब नया बनना शुरू हुआ, तो शायद ही आप कहीं 2 बच्चे पाए। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त नई जनरेशन है वो 2 की जगह 1 के कॉन्सेप्ट पे आ चुकी है। लेकिन इससे चूंकि जनसंख्या नहीं सुधरती, हमारी संख्या जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये हम 25 से 30% केवल लोग हैं। अभी भी 60 से 70% आबादी वही है जो पहले हम थे, जहां पे शिक्षा नहीं है, जहां पे गरीबी है। हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा और उनको एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा कि इसका सबसे बड़ा असर होता है कुपोषण। अगर आप ध्यान दें, यहां से देखिए पहली जो समस्या खड़ी होती है जनसंख्या वृद्धि की, उसका पहला वर्ड है कुपोषण। कुपोषण की मार कितनी बड़ी मार है भारत के ऊपर, शायद अगर आप आंकड़े देखें या कभी झुग्गी झोपड़ियों में जाके देखें, जिसपे सरकार का अरबों रुपए खर्च हो रहा है, जिसकी हम आप कभी चर्चा नहीं करते, फिर भी उसका निवारण नहीं हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत सी बातें, लेकिन एक देखिए पोलियो मुक्त भारत का एक आह्वान चलाया गया था, बहुत बड़ा आह्वान, मतलब विश्व भी अचंभित है और आज उसमें हम सफल है। लेकिन उसी पोलियो मुक्त अभियान में जो आपने तालीम की बात कही, हमारे इसी समाज में, हमारे सभी धर्मों में कुछ जगहों पर कुछ वर्गों के द्वारा उसका विरोध हुआ, उसको धर्म से जोड़ा गया। तो मतलब कितनी तरह की समस्याएं, लेकिन चूंकि सरकार कोई भी रहे अडिग रही, उसने अपना पूरा प्रयास किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है। ठीक इसी तरह का प्रयास, इसी तरह की लगन, इसी तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर हम मतलब हमारा पूरा समाज, हमारी सरकार, हमारे सारे बुद्धिजीवी वर्ग आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं मिलकर, इसमें अलग अलग अगर बढ़े तो निश्चित है टकराहट हो जाएगी। इसमें सबको एक साथ एक मंच से आह्वान करना पड़ेगा और उसके साथ वही जो मैंने बोला कि एक जागरूकता, उस जागरूकता से मैं नहीं कहता कि अभी तालीम 1-2 साल के अंदर दिया जा सकता है, लेकिन हाँ 2-4-6 महीने का सरकार के सहयोग से पूरे समाज का ऐसा एक अभियान चलना चाहिए कि पूरे देश में जब ये जनसंख्या जब 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं क्या क्या असर पड़ता है, अगर ये सभी वर्ग तक पहुंच जाए, सभी तबकों में पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम हमें खुद ब खुद देखने को मिलेगा। इसके बावजूद जो थोड़ी बहुत मार या रुकावट आती है, उसको नियम कानून की मार से, उसकी चोट से रोका जा सकता है। तो डर और प्यार दोनों को अगर साथ लेके चले तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी सरकार को इसमें एक रिजल्ट मिलेगा। और आज की डेट में सरकार चूंकि निश्चित है संजीदगी से काम कर रही है, कभी काफी संवेदनशील है समाज के प्रति। मोदी जी भारत की विकास और अग्रसारित होने के लिए बहुत ही एक 18 घंटे काम करते हैं। मैं समझता हूं निश्चित है उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये मुद्दा होगा, चूंकि ये ज्वलन मुद्दा इस वक्त हाईलाइट हो रहा है, कहीं न कहीं वो होगी। इतनी विशाल बहुमत साथ आए हैं, मुझे लगता है कि उनको इस पर विचार करना चाहिए और कहीं न कहीं इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। माधव जी, हमेशा से कायरनी ये रही कि हुकूमतें कोई भी आई, उनकी कुछ हुकूमतों की शुरुआत की हम बात करते हैं संजय गांधी या उसके बाद हमने देखा हम दो हमारे दो का नारा, किसी भी हुकूमत ने इसको लेकर संजीदगी से कोई बात नहीं की। मुद्दे वो बने जो शायद मुद्दे नहीं होने चाहिए थे और मुद्दे वो नहीं बने जो असल में हमारे मुल्क के लिए मुद्दे होने चाहिए थे। और पॉपुलेशन जैसा मुद्दा तो कभी ना तो चुनावी मुद्दा बना ताकि लोग उस पर वोट करें ना करें, या फिर हमने देखा कि उसके बाद भी इसको लेकर कभी कोई बात नहीं होती है। आप एक लीडर हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक औरत होने के नाते आपको नहीं लगता है कि ये पेट्रियार्की सिस्टम का एक घटिया चेहरा भी है, क्योंकि इसमें औरतों का रोल कम बल्कि मर्दों का रोल ज्यादा है?
देखिए, बिल्कुल आपने ये प्रश्न बहुत अच्छा किया कि वाकई में इस मुद्दे को इतनी संजीदगी से क्यों नहीं लिया गया। इतनी सारी पार्टियां आती रही और कई सालों से सरकारें चलती रही, तो इस विषय पर जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला विषय है सबके लिए, इस मुद्दे को संजीदगी से नहीं लेने का सबसे पहला कारण यही था कि धार्मिक उन्माद जो पैदा हो जाता है इसकी वजह से, उस पर जो एक संशोधन की जरूरत है या उस विषय को पूरी तरीके से मतलब समझने की जरूरत है, वो लोग बहुत कम है। यहाँ भ्रम फैलाने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। जैसे ऐसे मुद्दे जो लोग उठाने की जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनको भविष्य में आगे लेकर चलने की जरूरत है, जिससे भविष्य सही होगा, उसको लेके जैसे चलते दूसरी पार्टी उसका विरोध कर देती है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसा कि अभी बताया कि 20-25% लोग ही हैं जो आज ये बात जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रही है, तो उस स्थिति में एक बच्चे के ऊपर आ गए कि बस एक बच्चा हमें करना है अपने। लेकिन बाकी जो 65% लोग जो हैं, जो इस बात को नहीं समझते, उन लोगों को बरगलाना बड़ा आसान होता है उनके लिए, क्योंकि शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव है। और दूसरा, धर्म से जोड़ देना और कई विषयों को लेकर बीच में पड़ जाना और अपनी रोटी सेकने के लिए, चाहे वो राजनीतिक रोटी हो, चाहे अपना धार्मिक एक मतलब अपना बढ़ाना हो, तो उस हिसाब से लोगों को जोड़कर बरगलाने का जो काम नित्य रूप से चलता रहा है वर्षों से, उसकी वजह से शायद लोगों में ये भय रहा कि हम इस तरीके के किसी मुद्दे को उठाएंगे जो जनसाधारण से जुड़ा हो, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, तो वो धर्म का विषय बन जाएगा और हमारी सरकारें नहीं चल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये अपनी एक मतलब सोच थी कि भाई हमें आगे अगर अपनी पार्टी को सुचारू रूप से चलाना, तो ऐसे मुद्दे ना उठाए जिससे लोग प्रभावित हो जाए, उनकी मतलब व्यक्तिगत जीवन पे उसका प्रभाव ये देखा जाता है। ये भी देखे माधवी जी, क्योंकि मैंने दूसरा सवाल जो आपसे पूछा था कि एक आप पेचा के सिस्टम का क्या आप देखते हैं कि एक गिनौना चेहरा है, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें औरतों से ज्यादा मर्द जो है वो जिम्मेदार है। जब नसबंदी जैसी मुहिम चलाई गई थी तो उनको लगा था कि उनकी मर्दानगी पर चोट हो रही है, उनकी मर्दानगी उनसे छीनी जा रही है, और यही वजह है औरतें जो है एक तरह से उनके हाथ के लिए पपेट होती हैं और हमेशा से रहा है कि उनको दबाया जाता है। अगर वो खुद से चाहें भी तो वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें एक मशीन की तरह बना दिया गया। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल ये सही बात है कि अगर जब बच्चे के विषय में जब ये बात आती है, नसबंदी के विषय में विशेष करके बात आती है, तो शायद मेरे ख्याल से आज की डेट में भी शायद ही 1% पुरुष होंगे जो नसबंदी अपनी कराएंगे। बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग भी वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी नसबंदी हो, वो हमेशा औरत को ही करवानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैंने कई बार ऐसे मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैं सोशल वर्क से भी जुड़ी हूँ, तो मेरे सामने विषय आया कि भाई बच्चे ज्यादा हो रहे थे और औरत की स्थिति नहीं थी कि और बच्चे पैदा हो, तो नसबंदी की बात आई तो उन्होंने बोला कि इतने सारे ऑपरेशन मैंने किए, बच्चे पैदा किए, अब तुम नसबंदी करा लो। तो सामने वाला उसको जवाब देता है कि पागल हो गया तुम, मैं नसबंदी कराऊंगा, मेरी स्थिति क्या होगी फिर आगे जाकर। मतलब उनको इस चीज का यकीन ही नहीं है, या कहे शिक्षा का अभाव है कि उनको ये पता नहीं कि नसबंदी से उनके मैं नसबंदी कराऊंगा। मतलब उनके पास में वो रहना चाहिए कि वो बच्चे पैदा करते रहे, भले ही औरत को कराना पड़े। तो ये एक जो सोच है, ये सोच का अंतर बहुत ज्यादा है और आज की डेट में भी बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसी मुहिमें चलती हैं तो लोग उसको जब देखते हैं टीवी पर, इसको और ज्यादा तरीके से प्रभावित रूप से चलाना जरूरी है कि पुरुषों को ये समझ में आए कि सारी तकलीफें सिर्फ स्त्रियों को नहीं उठानी है, कि बच्चे भी वो पैदा करें, 9 महीने बच्चे भी पेट में रखे, उसके बाद नसबंदी करानी हो तो वो भी उसके लिए भी हॉस्पिटल में वही एडमिट हो। ये पुरुषों को भी सोचना पड़ेगा कि उनको भी जाकर इस चीज पर उनका बराबरी करना पड़ेगा। तो ये एक मुहिम चला के लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग भी जो नहीं चाहते हैं करना, वो एक मुहिम चलानी पड़ेगी। और जो ऐसा करते हैं उनको सामने आके बोलना पड़ेगा कि भाई कुछ ऐसा नहीं है जो भ्रम फैलाया जाता है, या भ्रम है। तो इसको अहम के साथ ना जोड़े, अपने पुरुषत्व के साथ ना जोड़े, इसको वैचारिक रूप से ये सोचे कि ये एक जरूरी काम है। 2 पार्टनर है तो उसमें एक अगर बच्चे पैदा कर रहा है और उसको पाल रहा है, तो दूसरे की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर ऐसी स्थिति आती है तो नसबंदी का जो है। अनुष्का साहब, क्या आपको लगता है, मेरा वाजिब सवाल है कि हम ये देखते हैं कि क्योंकि पेचाकी है हमारे मुल्क में और तमाम फैसले ऐसा लगता है कि मर्द ही लेते हैं, औरतों को उस तरह के इख्तियारात हासिल नहीं, हालांकि चीजें बदल रही हैं लेकिन उतनी अभी भी नहीं बदली हैं। और जैसे बात इन तमाम मसलों की आती है, उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी मर्दानगी पर जो है क्वेश्चन किया जा रहा है। अब औरतें उन्हें बताएंगी कि उन्हें करना क्या है।
बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, इसमें स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है। पुरुष प्रधान सोच जो हमारे देश में, हमारे समाज में हावी है प्राचीन काल से, आज भी पूरी तरह से पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान सोच हावी है। और उसके पीछे जो आपका ये प्रश्न है कि क्यों महिलाओं पर ही ज्यादा होता है, सच है महिलाओं पर सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसको भी दूर करने का एक अभियान अगर चलाया जाए तो अभियान के थ्रू ही हो सकता है, नियम कानून के थ्रू नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहला फिर वही वर्ड आएगा, शिक्षा। चूंकि महिलाओं में आज भी देखिए तो उस ढंग से, खासकर उस वर्ग में, गरीब वर्ग की महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। मैं कहता हूं कि नहीं कुछ हो तो कम से कम जनसंख्या रोकने का या गर्भधारण न हो, इसको रोकने का जो एक तरीके हैं, जो भी है सरकारी जो कदम उठाए, उसके प्रति एक पुरजोर अभियान जिसे कहते हैं कि कहीं न कहीं उस अशिक्षित समाज की उस महिला को इतनी तो जानकारी हो जाए कि अगर हम रोकना चाहें या जनसंख्या को रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक रिजल्ट हमें इसको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां तक इस बात की जानकारी ही नहीं है, जिसका फायदा पुरुष उठाता है, ये मैं मानता हूं। तो इसलिए इस तरह के एक अभियान को थोड़ा सा ये देखा जाए माधवी जी की बहुत सारी ऐसी मुहिम चलाई गई जहां पे प्रोटेक्शन की बात की गई कि किस तरह से जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तमाम चीजों को लेकर बात कही गई। लेकिन उसको भी लेकर लगता है कि जैसे कि मुहिम तो चलाई गई, अवेयर किया गया लोगों को, लेकिन उसका उस तरह से असर नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि जब अब ये मसला छिड़ा ही है तो इसे हर तरीके से, हर महाज पर इसको देखने की जरूरत है, कानून तो बनाने की जरूरत है ही, साथ ही साथ किस तरह से हर पैमाने पर अवेयर किया जाए मर्दों को, औरतों को, और क्या उन्हें बताया जाए कि अगर ऐसा हो गया है तो आप आगे क्या कर सकते हैं, ये भी बताने की बहुत सख्त जरूरत है। देखिए, आज की जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अब एकदम ट्रांसपेरेंटली लोगों को बताई जा रही है। कई चीजों के विषय में जो पहले लोग झेपते थे बात करने में, उस विषय पर बोलना नहीं चाहते थे, आज पूरी तरीके से टीवी पर दिखता है। और लोग अब उस पहले क्या है, परिवार के साथ देखते थे तो अभी एक झेप आ जाती थी कि भाई सामने अचानक आ गया, लेकिन अब उसके साथ में बहुत सेटल डाउन हो गए हैं, अब इतना ज्यादा मन में नहीं लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से ये जो मुहिमें चल रही हैं उसका असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वास्तव में इसको पूरी रूप से संचालित रूप से अगर पूरे देश में अगर अच्छी तरीके से लोगों के पास अवेयरनेस के साथ पहुंचाना है तो उसमें एक बड़ी मुहिम की जरूरत है, जिसमें सभी तबकों को उसमें साथ आना पड़ेगा। जो शिक्षा, जो बता रहे हैं, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्षेत्र में काम करती है, क्योंकि जो शिक्षित लोग नहीं है उनको कई चीजों का पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है उनके पास में पहुंचने की, लेकिन साथ ही साथ परिवार का माहौल भी ऐसा होना चाहिए, जो साथ में लोग हैं उस जैसे धार्मिक स्तर से इसको जब जोड़ दिया जाता है तो उन लोगों को भी ये फर्ज बनता है कि वो उनमें गलत फहमियां ना पैदा करें, उनको सही तरीके से बोले कि ये मुद्दा जुड़ा हुआ किसी चीज ऐसा नहीं है कि जो आपको आहत करेगा, आपके धर्म को आहत करेगा, ये मुद्दा आपके परिवार से जुड़ा है, आपके शरीर से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति आ गई कि लोग इन सब चीजों को सुनने में हिचकते नहीं है, और सुनते हैं, उनको मानने का भी प्रयास करते हैं, अंदरूनी तौर पे समझ रहे हैं। लेकिन अगर मुहिम बहुत मजबूती से आगे बढ़ाई जाए और प्रभावित रूप से बढ़ाई जाए तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से जल्द सामने आना शुरू हो जाएगा। नुमानी साहब, लेकिन अगर इसको इस तरह से बांटा जाएगा या फिर माना कि अगर आगे आने वाले वक्त में सरकार ने सख्त कानून बनाए, ये कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकता कोई, कानूनी तौर पर उसके लिए क्या क्या आगे प्रावधान होंगे, वो तमाम चीजें बताई जाए, उससे क्या क्या छीन लिया जाएगा, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि फिर भी एक तरह का एक कंफ्यूजन, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाएगी समाज में, कि क्योंकि अभी की बात करें, अभी की हुकूमत की बात करें तो उसको लेकर एक खास तरह का एक दिमाग में, एक जहन में एक खास तबके की बैठा हुआ है, उसकी कोई अच्छी या बुरी बात भी उसे दूसरे तरीके से ली जाएगी। ये बिल्कुल जो है इस तरह होगा। देखिए, वो धर्म को लेकर जो है, समुदाय को लेकर ये बांटना ही जो है बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ ये तो एक जो है ये राष्ट्रीय जो है मुद्दा है, इस पे जो है वो सबको सोचना है। इसमें धर्म समुदाय से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। ये जो मुद्दा बनाते हैं इस्लाम, वो इस्लाम में ये है ही नहीं है। इस्लाम में ये है कि जो वो भ्रूण हत्या जो है निषेध है इस्लाम में, यहाँ तो आप पहले से रोकने के लिए कहा जा रहा है, और जो औलाद हो गई है उसको मारना है। जब आप पहले से उसको रोक रहे हैं कि जो है वो कुछ हो ना, तो वहाँ तो इस्लाम में कोई निषेध नहीं है। ये तो बेवकूफ़ी की बात है। हम लोग तो इस्लाम के विद्यार्थी रहे हैं और हम लोग खुद उसके आदमी हैं, तो जानते हैं ये इस्लाम में उस जमाने में भी। मैं कहता हूँ जो बच्चा जिस पे आप फख्र नहीं कर सकते हैं, गर्व नहीं कर सकते, आपने जो है कूड़ेदान में उसको भेज दिया है वो कूड़ा चुनने के लिए, तो ये कौन सी गर्व की बात है, ये तो शर्म की बात है। तो आप जो है वो बच्चे पैदा करके आप उसकी परवरिश नहीं कर रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे फायदा क्या है। ये तो जब ये बताया जाएगा, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल जो है वो कहीं न कहीं आपको जो ये करना पड़ेगा
कि जो आदमी जो है चाहे कोई भी वो, अगर वो जो है जो आदमी जो है 3 से जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है तो उसको जो है वो सरकारी नौकरी से भी निकाला जा सकता है कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, या जो है वो उसको जो है वो सरकारी सुविधा से जो वंचित किया जा सकता है। तो ये तो सबके लिए होगा। ये तो जब सबके लिए होगा तो इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन यह है कि जो लोग ये मुद्दा उठाते हैं उनके दिल में कहीं न कहीं ये बात है कि इसको जो है सांप्रदायिक जो है रंग दिया जाए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा ये, जितने लोग इस तरह का मुद्दा उठाते हैं वो देश के संसाधनों पे बुरी तरह जो है कब्जा करके बैठे हुए। आपके पास 5 गाड़ियों क्यों है? क्यों 5 गाड़ी आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? और आप जो है खाने में जो 75 तरह का उसमें क्यों होता है खाना, जो है आप 2-3 तरह का खाइए। तो ये जो आप जो लूट कर रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं खाना जो है, तो इससे देश पे असर नहीं पड़ रहा है। ये सारे लोग यही हरकतें कर रहे हैं। आप जो है जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं और गरीबों के लिए घर नहीं मिल रहा है। आपने जो है 10 हजार जगह जो है आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्री बना दी है सरकारी जमीन लेके ओने पोने में। तो ये भी तो एक मुद्दा है ना। तो ये लोग इन मुद्दों से जो है जहन को और ध्यान को भटकाने के लिए ये सब मुद्दा उठाते हैं। लेकिन अगर ये सरकार जो है कोई कदम उठाएगी तो वो जो है एक दूसरा मामला होगा, चूंकि वो नेशनल पॉलिसीज होगा। ये जितने लोग अगल बगल से बयान दे रहे हैं वो सिर्फ सामने आने के लिए बयान देते हैं और किसी न किसी जो है अहम मुद्दों से वो भटकाने के लिए होता है। आप जो है इतने संसाधनों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि वो जो सब जनता का उसमें हिस्सा है, भाग है, तो आप इतना क्यों उठाते हैं? आपकी बीवी की गाड़ी अलग है, बेटे की गाड़ी अलग है, और जो है बहू की अलग है। ये सब भी मुद्दे उठाने चाहिए और हम उठाएंगे इसको जो है। ये बाबा रामदेव जो है 15 गाड़ियों क्यों रखते हैं? क्या जरूरत है 15 गाड़ी की? वो कह रहे हैं कि उन्होंने कमाया है। नहीं तो कमाया कहां से कमाया? आपने हमारे तो लूटा है ना, कमाया कहां से आपने? जो है यही से सब का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये हम बहुत सीरियस और बहुत अच्छी बहस हुई है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने कवर किए हैं। कहां से कमाया आपने? वो देश का ही तो है, सबका मामला है, वो जाने और ये सरकार जाने। अगर लगता है कि कुछ इलीगल उन्होंने काम किए तो सरकार को उसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।